गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज मैं आपको क्रोटन की केयर के लिए कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, वो आपको यकीन मानिए क्रोटन एक्सपर्ट में कन्वर्ट कर देगा। और इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके क्रोटन्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कलरफुल फोलिएज प्लांट में क्रोटन्स का कोई जवाब नहीं है, इनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। खासकर हमारे यहाँ जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर सन बहुत अच्छे से अवेलेबल रहता है, इन प्लांट्स के लिए बहुत ही माफिक और अनुकूल सिचुएशन होती हैं, एक्सेप्ट उन महीनों में जबकि ड्राइनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो जाता है, या फिर उन 15 दिनों में जब नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। मेरे पास 20 से भी अधिक क्रोटन की वेराइटीज़ हैं, और जो उनमें से कई तो 4-4, 5-5 साल पुरानी है। हालांकि जो मेरा शुरुआती एक्सपीरियंस था वो उतना अच्छा नहीं था क्रोटन्स को लेके। मैं बहुत सारी रेयर प्लांट वेराइटीज़ भी मैनेज करती थी, पर समहाउ मेरे क्रोटन्स गर्मी में कई बार ख़राब हो जाते थे, मर जाते थे। शुरू में मेरे संग ये प्रॉब्लम आ रही थी, और अक्सर जैसे ही सीज़न चेंज होता था मेरे क्रोटन्स मर जाते थे। हर बार मुझे लगता था कि अलग अलग वजहों से, इस बार इसलिए मर गया, इस बार इसलिए मर गया, पर समहाउ मेरे संग क्रोटन्स चल नहीं रहे थे। और एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने इनको लगाने का इरादा ही छोड़ दिया और गिव अप कर दिया। और बहुत सारी डिफ़िकल्ट प्लांट वेराइटीज़ मैं मैनेज कर रही थी, मेंटेन कर रही थी, पर पता नहीं क्यों क्रोटन्स नहीं हो रहे थे मुझसे मैनेज। लंबे समय तक मैंने उनकी तरफ नज़र ही नहीं उठाई, पर एक बार मैं कैलकटा गई अपनी एक पर्सनल विजिट पे। वहाँ पे मैंने जब डिवाइडर्स पे, पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस पे क्रोटन्स के बड़े बड़े 6-6, 7-7 फीट के ऑलमोस्ट ट्री लाइक क्रोटन्स देखे, तो फिर से मुझे उनसे प्यार हुआ और मुझे उनमें इंटरेस्ट जागा। और मैंने फिर बहुत अच्छी तैयारी के संग, बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के दोबारा इनको लगाना शुरू किया। पर दूसरा दौर बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही सक्सेस लेके आया था, और मुझे काफ़ी सफलता मिली इन प्लांट्स को ग्रो करने में। और अब आज की डेट में मेरे पास लगभग 20 के करीब खूबसूरत वैरायटीज़ हैं। अगर आप लोग चाहें उन तमाम वैरायटीज़ पे विद नेम वीडियो भी बना सकती हूँ, पर अभी तो मैं आपको वो टिप्स बताऊँगी जो मैंने समझी थी और जिनसे मेरे जो क्रोटन्स हैं वो सक्सेसफुली ग्रो हो रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ है कि इनको आप एक बहुत ही न्यूट्रिशन रिच सॉयल प्रोवाइड करें, और नॉर्मल जो वेल ड्रेनिंग गार्डन सॉयल होती है उसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिलाएं। 1 चम्मच एक पॉट में काफ़ी रहेगा। पॉट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखें नॉर्मल से। आप 10 से 12 इंच के पॉट्स को यूज़ कर सकते हैं, उनमें ड्रेनिंग होल प्रॉपर होना चाहिए। अब मिट्टी में आप नमी के लिए क्या करेंगे? बहुत सारी जगहों पे मैं देखती हूँ पीट मॉस मिला देने के लिए कहा जाता है, या फिर बहुत से लोग कोकोपीट मिलाने की एडवाइस देते हैं। मैं इन दोनों को मिलाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर समय अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी में नमी रहेगी, सॉयल बहुत ज़्यादा सॉगी होगी, तो आपके क्रोटन्स में पेस्ट इन्फेस्टेशन या डिजीज़ेज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जिस तरह से ये अपने कलर की वजह से हमको अट्रैक्टिव लगते हैं, वैसे ही जो तमाम पेस्ट हैं, बहुत सारे बग्स हैं, उनको भी ये उतने ही अट्रैक्टिव लगते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमको इनके अंदर नमी बनी रहे, इसके लिए इनमें हमें पत्तियों की खाद मिलानी है। अगर आपको पत्तियों की खाद नहीं मिल पा रही है तो आप किसी भी पार्क में जाएं, पॉलीथीन या कैरी बैग लेके, और उसमें सूखी हुई पत्तियां, उस तरह की पत्तियों को भर के उठा लाएं, और अपने पॉट में सबसे नीचे की जो लेयर है, जो आप नीचे पत्थर कंकड़ डालते हैं उसके ऊपर की जो लेयर है, वो इन सूखी पत्तियों से बना दें। ये सूखी पत्तियां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा सड़ती रहेंगी और मिट्टी को ह्यूमस रिच तो बनाएंगी, नीचे के लेवल में नमी को बनाए रखेंगी, सो दैट कि अगर आपका प्लांट गर्मियों के दिनों में सुबह पानी डालने के बाद दोपहर तक उसका जो पानी है वो पूरा कंज्यूम हो जाए, एवेपोरेट हो जाए, तब भी आपके प्लांट में नमी बनी रहे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर को ज़रूर मिलाना है, उससे उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा उसको, और मिट्टी ज़्यादा अच्छी होगी। फर्टिलाइज़र में आप काउडंग कंपोस्ट को ना मिला करके वर्मी कंपोस्ट को मिलाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट हैं, इनके नेचुरल हैबिटेट में कंटिन्यूसली वहाँ पे 60% के लगभग ह्यूमिडिटी तो बनी ही रहती है, इसलिए इनको इतनी ह्यूमिडिटी चाहिए प्लांट को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। और हमारे यहाँ बारिश के दिनों के अलावा गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों ही ड्राई होती हैं, पर गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर से इनको प्रॉब्लम नहीं है, ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे भी इस तरह का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को लेके आप
को कोई कंसर्न नहीं करनी है, बस हमको उसमें ह्यूमिडिटी ऐड कर देनी है। ह्यूमिडिटी ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन प्लांट्स को दोनों टाइम मिस्ट करेंगे। मिस्टिंग से प्लांट की जो लीव्स हैं उन हाइड्रेटेड रहेंगी, प्लांट फ्रेश लगता रहेगा। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि पानी प्लांट में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना नहीं डालना है कि पानी में रूट्स सड़ने लगें, सॉइल सॉगी हो जाए। और इसलिए ओवर वाटरिंग ना करके प्लांट को रोज़ अच्छे से आपको गर्मियों के दिनों में धोना है। और जब ये प्लांट आप लगातार धोते रहेंगे तो पहली बात तो इसमें किसी तरह के इन्फेस्टेशंस और डिजीजेज नहीं होंगी। दूसरा, प्लांट जो है वो हाइड्रेटेड रहेगा और उतना ही खूबसूरत दिखता रहेगा, उसकी पत्तियां नहीं गिरेंगी और ना ही पत्तियां गर्मियों में बर्न होंगी। सर्दियों में आपको पानी का टाइम बदल देना होगा, पानी आपको आफ्टरनून में देना होगा। वहीं गर्मियों में आप जब इनको पानी देंगे तो 9 बजे के पहले पहले सुबह पानी दे दें और शाम को 6 बजे के बाद पानी दें। तेज धूप में तपती दोपहर में पानी ना दें, उससे भी ये प्लांट मर जाता है। सर्दियों में आप आफ्टरनून में, जब आपके यहाँ जो पानी आता है टैंक का अगर आता है तो वो गर्म हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा, वो पानी इन प्लांट में सर्दी नहीं लाएगा। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि इनको आपको, अगर आपके पास जगह है तो आप इनको वेस्ट डायरेक्शन में रखें। वेस्ट डायरेक्शन में जब हम इनको रखते हैं तो इनके लिए एकदम परफेक्ट धूप होती है वहाँ पे। और गर्मी के दिनों में अगर आप रेगुलर वाटरिंग करते रहेंगे और मिस्टिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट हेल्दी बने रहेंगे। और सर्दियों के दिनं में भी वेस्ट में इनको इतनी धूप मिल जाएगी कि ये इनकी ग्रोथ पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि सर्दी के दिनों में भी सिर्फ जो 8-10 दिन बहुत ठंड के होते हैं उनमें इनमें नई लीव्स नहीं निकलती हैं, अदरवाइज सर्दियों में भी इनमें लीव्स रेगुलरली निकलती रहती हैं अगर आप इनका ध्यान रखें। जब बात सर्दियों की आ रही है तो आप अपने क्रोटॉन्स को सर्दियों में हमेशा, अगर आपने बाहर रख रखा है तो किसी शेड के पास या छज्जे के नीचे रख दें, सो दैट कि इन पे फ्रॉस्ट न पड़े। जब सर्दी के दिनों में बारिश होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पाला पड़ने लगता है, तो ये प्लांट ठिठुरने लगते हैं और ज़्यादा ठंड की वजह से कई बार ये ख़राब हो जाते हैं। एक तो बहुत ही बड़ा लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि सर्दी के दिनों में बिल्कुल पानी कम डालना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आफ्टरनून में डालिए, अल्टरनेट डे पे डाल दीजिए रेगुलर की जगह, पर आफ्टरनून में इनमें मिस्टिंग भी ज़रूर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसको ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी चाहिए। चौथी जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि इनमें आप ग्रोथ के लिए किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करें। इनका जो बेस्ट ग्रोइंग सीज़न होता है जिसमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, अगर आपका प्लांट हेल्दी है, आपने उसे टाइम पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया है, तो आपका प्लांट लगभग 12 इंचेस तक इनकी आप ग्रोथ ले सकते हैं। आप इनका जो बेस्ट ग्रोइंग सीज़न होता है उसमें फर्टिलाइज़र को यूज़ करें और इनमें आप सिंपल हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करें। इस प्लांट में फर्टिलाइजेशन के लिए आपको एक डिफरेंट प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा। आप इनमें जो इनका मेजर ग्रोइंग सीज़न होता है हमारे यहाँ, और ये सीज़न मार्च से स्टार्ट हो करके और उसके बाद अक्टूबर तक चलता है। इस समय आप इनमें लगभग 3 बार कोई स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र डालें। में इसके लिए जो बेस्ट टारगेट NPK रेशियो है वो होता है 3:1:2 और या तो 8:2:10, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा 3 होगी तो उसमें फॉस्फोरस की मात्रा 1 होगी और उसका जो पोटेशियम का अनुपात होगा वो 2 होगा। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है उसमें अगर नाइट्रोजन की मात्रा 8 होगी तो फॉस्फोरस का जो अनुपात है वो 2 होगा और साथ ही साथ पोटेशियम का अनुपात है वो 10 होगा। इस तरह का अगर आप इनमें फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज होगी और आपका प्लांट ग्रो भी अच्छे से होगा, इसकी लीव्स की शाइन भी बनी रहेंगी। और अगर प्लांट हेल्दी होता है, अच्छे से ग्रो होता रहता है, तो उसमें किसी भी तरह के इन्फेस्टेशन का, किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा ना के बराबर होता है। क्योंकि जिस तरह से हम ह्यूमंस में हमारी इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो बीमारियां हम पे अटैक कर देती हैं, वैसे ही प्लांट में क्रोटॉन्स के संग या हर प्लांट के संग होता है कि अगर उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग धूप ना मिले, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी ना मिले, राइट पानी ना मिले, और उनको अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड किया तो प्लांट वीक होगा और वीक प्लांट में तरह तरह के इन्फेस्टेशंस ज़्यादा होंगे। आप ये ध्यान रखिए कि इन प्लांट्स को जो सॉयल है वो एसिडिक होनी चाहिए।
अगर आपके यहाँ की सॉयल एसिडिक नहीं है तो आप उस एसिडिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो ट्रेडिशनली यूज़ की जाती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं। उनको यूज़ करके आप अपनी सॉयल को स्लाइटली एसिडिक बना दें, वो इनके लिए बहुत अच्छी होगी। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इन 5 टिप्स को दिमाग में रख लेंगे, अपनाएंगे, तो आपके प्लांट कभी नहीं ख़राब होंगे। और हाँ, चलते चलते मैं ये भी कहना चाहती हूँ, बहुत सारे जगहों पे आप पढ़ेंगे या बहुत सारे लोग कहते हैं कि साल भर में इनकी रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़े बड़े प्लांटर में आप इनको शुरू से ही लगाएं और हर साल रिपोर्टिंग के झंझट से बचें, क्योंकि अगर आप इनकी हर साल रिपोर्टिंग करेंगे तो कई बार अगर रूट्स में डिस्टर्बेंस होगा तो प्लांट मरने का डर होता है। कई बार अगर आपने बारिश के दिनों में भी किया ये सोच के कि प्लांट ग्रो हो जाएगा, तो भी कई बार ज़्यादा पानी बरस गया तो भी प्लांट खराब होने का डर होता है। रूट्स में पानी लग गया तो भी प्लांट खराब होने का डर होता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो आप बस इतना करें, 2-3 सालों तक तो आप ये किया करें। मैं तो यही करती हूँ, ऊपर की 6-7 इंच की मिट्टी हटा देती हूँ और फिर उसमें नई अच्छी सॉइल डाल देती हूँ, जिससे कि प्लांट की सॉइल रिजुविनेट हो जाती है और प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। जब से मैंने इन तरीकों पे अमल करना शुरू किया, मेरे क्रोटन्स अच्छे से ग्रो होने लगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग इनको शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक झटपट पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।